नमस्कार विद्यार्थियों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 जीव विज्ञान का अध्याय 8। कक्षा 12 आरबीएससी सिलेबस में अध्याय 8 अपना पादपों में खनिज पोषण। तो इसमें शुरुआत कर रहे हैं हम, पोषण किसे कहते हैं। चैप्टर का नाम है पादपों में खनिज पोषण। तो हम बात करेंगे पोषण किसे कहते हैं, इसके कौन कौन से प्रकार है, परपोषी है, स्वपोषी है, और ये शुरुआत हमें यहाँ से करते हैं। पहला जो टॉपिक अपना पोषण, सभी जीव वृद्धि और जीवन चक्र, वृद्धि के लिए और जो उसका लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र है, उसको पूरा करने के लिए जिन पदार्थों को बाहर से ग्रहण करते हैं वे पदार्थ उस जीव का क्या कहलाते हैं, पोषण कहलाते हैं। अब कई जीव है वो भोजन के रूप में जो उनका भोजन है वो कहाँ से प्राप्त करते हैं, किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, उसके आधार पर एक तो प्रकार है परपोषी। परपोषी किसे कहेंगे, वे जीव जो अपने कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार की जो पदार्थ हैं उनको कहाँ से प्राप्त करते हैं, बाहरी स्रोतों से प्राप्त करते हैं, उन पर निर्भर हैं, तो वो तो क्या कहलाएंगे, परपोषी। परपोषी के लिए एक दूसरा शब्द ये भी है परपोषित, एक ही अर्थ है दोनों का, तो वो परपोषी या परपोषित कहलाते हैं। उदाहरण, इसका उदाहरण जरूर ध्यान रखें आप, कवक हैं, जीवाणु हैं, जंतु हैं, ये सब किसके उदाहरण हैं, परपोषी के उदाहरण हैं। तो नेक्स्ट परिभाषा पढ़ेंगे हम किसकी, स्वपोषी की। स्वपोषी क्या है, वे जीव जो कार्बनिक पदार्थों का निर्माण तो खुद करते हैं, कार्बनिक पदार्थ तो खुद बनाते हैं, जबकि अकार्बनिक जो पदार्थ हैं, जैसे मान लो गैसें हो गई है, कार्बनिक पदार्थ हैं, वो बाहरी स्रोतों से प्राप्त करते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, स्वपोषी। और स्वपोषी के लिए दूसरा शब्द क्या है, स्वपोषित। इनके उदाहरण है प्रकाश संश्लेषण करने वाले जैसे हरे पादप हैं, और प्रकाश संश्लेषी जीवाणु हैं, वो किसके उदाहरण है, स्वपोषी के। उसके बाद में दो बिंदु बताए हमने, क्या है वो बिंदु, पौधे अकार्बनिक पदार्थों, पौधे अकार्बनिक पदार्थों अर्थात खनिजों के लिए, अकार्बनिक पदार्थ कौन है, खनिज है, तो खनिजों के लिए किस पर निर्भर है, मृदा पर निर्भर है। अकार्बनिक पदार्थ हैं उनके लिए मृदा पर निर्भर है। दूसरा बिंदु है पौधों की खनिजों पर निर्भरता का जो प्रमाण है, ये दो वैज्ञानिक है, डी ससर और वान सैक्स। इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि भाई पौधे हैं वो खनिजों पर निर्भर हैं, और उसका प्रमाण सहित प्रयोग करके उन्होंने देखा, बताया। फिर नेक्स्ट टॉपिक अपना पौधों की खनिज पोषकों की आवश्यकताओं के अध्ययन की विधियाँ। तो ये विधियाँ इम्पोर्टेंट हैं और इनको आप ध्यान से सुने समझें। पहली विधि है पादप भस्म का विश्लेषण, पादप भस्म का विश्लेषण। पादप जो भस्म है उसका विश्लेषण हम किस प्रकार से करेंगे, और उसमें क्या किस प्रकार से हम पता करेंगे कि भाई कौन कौन से पोषक हैं, उनकी क्या आवश्यकता है, तो उसके अध्ययन करने के लिए है। तो पादप भस्म का विश्लेषण किस प्रकार से करेंगे, एक फ्रेश प्लांट लेंगे, ताज़ा पादप लेंगे, उसको 2 दिन तक ओवन में 70 से 80 डिग्री जो टेम्परेचर है उस पर रखेंगे, और उस पर रखने के बाद में हम उस पादप का, जो फ्रेश पादप लिया था, उसका क्या ज्ञात करेंगे, शुष्क भार। 2 दिन तक ओवन में रखेंगे 70 से 80 डिग्री सेल्सियस पर, तो पादप का शुष्क भार है वो प्राप्त हो जाएगा। अब वो शुष्क भार है उसमें कौन कौन से पदार्थ हैं, उसमें है कोशिका भित्ति है, लिग्निन, पॉलीसेकेराइड है, जीव द्रव्य के घटक हैं, कार्बनिक अम्ल हैं, ये सारे उसमें क्या रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। अब इस पदार्थ को जो शुष्क भार है वो ज्ञात किया, उसको फिर वापस से किस में रखा, 6000 डिग्री सेल्सियस भट्टी में गर्म किया उसको, और गर्म करने के बाद में पादप का जो शुष्क भाग था उससे क्या प्राप्त हुआ, कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ प्राप्त हो गया, जो गैसें थी CO2, अमोनिया, ऑक्सीजन, ये गैस के रूप में क्या हुए, बाहर निकल गए।
कार्बनिक जो पदार्थ है जो प्राप्त हुआ था, अब वो कार्बनिक पदार्थ किस में बदल जाएगा, अवाष्पशील खनिज तत्वों में। और अवाष्पशील जो खनिज तत्व हैं उन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, पादप भस्म। तो ये जो पादप भस्म है, ये विधि अपनी पादप भस्म का विश्लेषण, इसमें हम ये तो पता कर सकते हैं कि भाई कौन कौन से खनिज तत्व उपस्थित हैं, उनकी केवल उपस्थिति देख सकते हैं, कम है ज़्यादा है क्या प्रभाव है ये इस विधि में पता नहीं चलता। तो इस बात को हमने नोट के रूप में लिखा है कि भाई केवल उपस्थिति को हमें देख सकते हैं। तो ये पहली विधि है पादप भस्म का विश्लेषण। फिर नेक्स्ट है बालू संवर्ध प्रयोग। ये नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, बालू संवर्ध प्रयोग। कौन सी विधि है ये, बालू संवर्ध प्रयोग। तो इस विधि में क्या करते हैं, बालू संवर्ध जो प्रयोग है उसमें सबसे पहले देखिए बालू लेते हैं, जिस बालू का हमें अध्ययन करना है, अब उसको किससे धो लेते हैं, HCl से धो लेते हैं। बालू को लेकर के, मिट्टी को लेकर के HCl से धोने से क्या होगा कि जो बालू थी वो क्या हो जाएगी, निर्जमित हो जाएगी। निर्जमित का अर्थ है उसमें जो खनिज है वो नहीं होंगे, खनिज रहित हो जाएगी। ठीक है, फिर उस खनिज रहित जो बालू है, निर्जमित बालू है, उसको पानी से धो लेंगे और फिर उसको सुखा लेंगे। अब सुखाने के बाद में उसमें दो प्रकार से हम पादप हैं उनको वर्दी है वो देखेंगे कि भाई क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक तो है नियंत्रण पौधे, दूसरे अपूर्ण पौधे। तो इनका क्या अर्थ है, नियंत्रण पौधे का अर्थ है इन्हें सभी आवश्यक खनिज है वो पानी में घोल कर देंगे। भाई बालू है उसको HCl से धो लिया हमने, उसमें कोई खनिज बचा नहीं है। ठीक है, तो जो खनिज है पादप को वो कहाँ से मिलेंगे, तो एक को तो हम नियंत्रण रूप से दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं, सभी आवश्यक जो खनिज है वो पानी में घोल करके वो दे रहे हैं हम। दूसरा अपूर्ण पौधे। अपूर्ण पौधे का अर्थ क्या है कि इन्हें एक या अधिक खनिज तत्व है उनकी कमी में उगाते हैं। भाई इधर तो सारे खनिज दे दिए पानी में घोल करके, पर इधर वो सारे खनिज नहीं दिए, कोई एक खनिज तत्व है उसकी कमी रख दी, तो उस जिसकी कमी रखी है उसके हम क्या देखेंगे, लक्षण देखेंगे। तो ये बालू संवर्ध प्रयोग कहलाता है कि भाई बालू है उसमें से खनिज रहित कर दो उसको, और फिर एक तरफ तो क्या करो, पानी में घोल करके खनिज देते रहो, दूसरी तरफ कोई खनिज तत्व विशेष है उसकी कमी कर दो, और उस कमी से उस पादप में क्या प्रभाव पड़ा, क्या लक्षण प्रकट हुए, उनका अध्ययन करना है। अब जो बालू के बारे में हमने बताया कि भाई बालू को निर्जमित कर रहे हैं, तो बालू के स्थान पर अन्य माध्यम हैं वो भी ले सकते हैं। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि बालू के स्थान पर क्वार्ट्ज, प्लास्टिक चिप्स, वर्मिकुलाइट अथवा कृत्रिम मृदा, इन सब का भी उपयोग बालू के स्थान पर किया जा सकता है, जिसमें से ये विशेष है, ये इम्पोर्टेंट है, वर्मिकुलाइट। वर्मिकुलाइट क्या है, एक खनिज पदार्थ है और इस खनिज पदार्थ को पृथ्वी से प्राकृतिक अवस्था है उसमें प्राप्त किया जाता है। तो ये खनिज पदार्थ है जो कि संवर्धन के रूप में काम लिया जाता है। फिर बात है इसकी गुण की, वर्मिकुलाइट है उसमें कौन कौन से गुण है, एक तो इसका भार है वो कम होता है, रासायनिक रूप से क्या है, अक्रिय है, बंदे माध्यम है। बंदे माध्यम का अर्थ है उसमें पादप जो हम उगाएंगे वही वृद्धि करेगा, कोई कीट खरपतवार है वो उत्पन्न नहीं होंगे। नेक्स्ट उसकी विशेषता है वर्मिकुलाइट की, जल अवशोषण क्षमता उसकी क्या होती है, अधिक होती है। वर्मिकुलाइट, ये इसकी परिभाषा भी कई बार छोटे प्रश्न में पूछ लेते हैं कि वर्मिकुलोपोनिक्स किसे कहते हैं। तो जो बालू संवर्धन है
उसकी जगह बालू की जगह क्या लें, वर्मिकुलाइट लें और उसके द्वारा कोई पादप का संवर्धन करें, तो वो जो तकनीक है वो तकनीक क्या कहलाती है, वर्मीकुलोपोनिक्स। वर्मीकुलोपोनिक्स। तो ये तो दो विधियां हुई, ठीक है। तीसरी विधि है जल संवर्ध प्रयोग। तो जल संवर्ध प्रयोग क्या है, इस विधि में बालू है उसका प्रयोग नहीं किया जाता, बिल्कुल नहीं किया जाता। तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे, पौधे की जो जड़ है उसको पोषक घोल है सीधा उसमें रख देते हैं, बालू या मिट्टी का प्रयोग नहीं करते, पौधे की जड़ को सीधा पोषक तत्व हैं, खनिज तत्व हैं, उसके घोल में रख देते हैं। और O2 की भी आवश्यकता पड़ेगी पादप की जड़ वगैरह को, भाई मिट्टी में तो जो कैपिलरी वाटर है, जो मिट्टी के कण हैं उनके बीच में वायु भी रहती है, जल भी रहता है, पर इनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, ऑक्सीजन की जो उपलब्धता है उसके लिए जड़ के पास नली से क्या कर देंगे, O2 प्रवाहित कर देंगे। और इस प्रकार का जो जल संवर्धन तकनीक है, प्रयोग है, उस विधि को क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स। जैसे इसको क्या कहा था हमने, वर्मिकुलोपोनिक्स, और ये तकनीक कौन सी है, हाइड्रोपोनिक्स। नेक्स्ट दो तीन वैज्ञानिक हैं जिन्होंने पोषण घोल है उसका निर्धारण किया कि भाई किस प्रकार का पोषण घोल होना चाहिए। तो इसमें वैज्ञानिकों का नाम ध्यान में रखना हमें, सैक्स, नॉप और हॉगलैंड, ये तीन वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया, एक पोषण घोल है वो बताया जल संवर्धन प्रयोग के लिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक अपना पौधों के अनिवार्य पोषक तत्व, ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। पौधों में कौन कौन से अनिवार्य तत्व होते हैं। वैसे कंप्लीट देखा जाए तो पौधों में लगभग 60 तत्व हैं, उनकी उपस्थिति देखी गई है, पर वो 60 के 60 तो इतने आवश्यक नहीं है, अनिवार्य नहीं है, परंतु उन 60 में से जो 17 तत्व हैं, 60 में से 17 जो तत्व हैं वो अनिवार्य हैं और इनको आवश्यक है वो तत्व भी हम कह सकते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, इसको एक आरेख के द्वारा हम समझेंगे और फिर ये 17 के 17 जो तत्व हैं वो अपना डिटेल क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर में, भाई वो 17 तत्व कौन से हैं, उनका क्या प्रभाव है, कमी की क्या लक्षण है, ये सारी बातें हम इसमें आगे पढ़ेंगे। अनिवार्य तत्वों का जो निर्धारण है वो किस आधार पर किया जाता है कि भाई हम अनिवार्य तत्वों किसको कहेंगे, उसकी क्या डेफिनेशन, क्या विशेषता होगी। तो वो है पौधे की वृद्धि व जनन के लिए वो आवश्यक हो और उसकी कमी से पादप का जो जीवन चक्र है वो संभव नहीं हो, तो उस तत्व को हम क्या कहेंगे, अनिवार्य तत्व। दूसरी विशेषता कि उस तत्व की कमी से, कमी को दूसरे तत्व है उसके द्वारा पूरा नहीं किया जाए। वह जैसे मान लो एक तत्व की कमी हो गई तो ऐसा नहीं कि दूसरा उसकी पूर्ति कर देगा, उसकी जगह वही काम में आएगा, तो कमी को दूसरे तत्व द्वारा पूरा नहीं किया जा सके तो वो कैसा है, अनिवार्य तत्व है। तीसरा अनिवार्य तत्व की क्या कंडीशन है, पौधे की जो उपापचयी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है, उपापचयी क्रियाएं हैं, उनके लिए वो आवश्यक होता है। अगर वो तत्व एब्सेंट है तो वो उपापचयी क्रियाएं नहीं होंगी। और यदि कोई अनिवार्य तत्व है उसकी किसी पादप में कमी हो गई तो वो पादप उसके क्या दिखाएगा, कोई विशिष्ट लक्षण दिखाएगा। अब ये जो तत्व हैं, 17 जो तत्व बताए हमने अनिवार्य तत्व, भाई वैसे तो 60 तत्व के लगभग पाए जाते हैं पादपों में, पर उनमें से 17 जो तत्व हैं आवश्यक हैं, अनिवार्य तत्व हैं। और अनिवार्य तत्व क्यों हैं उसके 3-4 रीजन हमने बताए, कारण बताए हमने। उसके बाद में एक छोटा सा इसका डायग्राम बनाया हमने, आरेख, कि भाई खनिज है उसको किस प्रकार से हम डिवाइड करेंगे, जो मिनरल्स हैं कौन से वाले, आवश्यक वाले। तो ये खनिज है, इसको दो भागों में हमने बांट दिया, एक है वृत्त पोषक तत्व और दूसरा है सूक्ष्म पोषक तत्व। अब वृत्त पोषक तत्व तो कितने हैं, 9, और सूक्ष्म पोषक तत्व कितने हैं, 8। तो 8 और 9 कितने होते हैं, 17।
तो ये 17 तत्व अनिवार्य तत्व, उनकी बात कर रहे हैं, उन खनिज, उन मिनरल्स की हमें बात कर रहे हैं। अब इनकी परिभाषा क्या होगी भाई, वृत्त पोषक तो किन्हें कहेंगे, सूक्ष्म पोषक किन्हें कहेंगे, परिभाषा भी यहीं से बन जाएगी। हर एक से ही कोई अलग से हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, एग्ज़ाम में टेस्ट वगैरह में आप फिर मन से बना करके लिख सकते हैं। पीछे हमने एक चीज़ बताई, देखो परिभाषा कैसे बनेगी, क्या, पादप का शुष्क भार, पादप का क्या बताया, शुष्क भार, जब फ्रेश या ताज़ा पादप लेते हैं उसको भस्म के रूप में तैयार करते हैं तो वो उसका शुष्क भार हो गया। यदि किसी पादप के शुष्क भार में, शुष्क भार है पादप का मान लो 1 ग्राम, और उस 1 ग्राम शुष्क भार में यदि किसी तत्व की मात्रा 1 से लेकर 10 मिलीग्राम तक है, देखिए परिभाषा को ध्यान से सुने और समझें, ये मैं इसको हिंट कर रहा हूँ। किसी, देखो यहाँ पर हमने लिखा है प्रति ग्राम, क्या लिखा है, प्रति ग्राम, तो किसी पादप के शुष्क भार के प्रति ग्राम में, मतलब 1 ग्राम में किसी तत्व की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 1 से 10 मिलीग्राम होनी चाहिए। अगर 1 से 10 मिलीग्राम है तब तो वो तत्व कौन सा है, वृत्त पोषक तत्व है। और इसी के साथ में देखो इसकी परिभाषा देख लें, और यदि 1 मिलीग्राम से कम है, भाई 1 से 10 के बीच में है तब तो वृत्त पोषक हो गया, परंतु 1 से क्या है, कम है, तब क्या हो गया, सूक्ष्म पोषक तत्व। तो ये परिभाषा इसी से बनती है, नीचे जो हमने लिखा है इससे। वृत्त पोषक तत्व तो है पादप के 1 ग्राम शुष्क भार में क्या हो, 1 से 10 मिलीग्राम उस तत्व की मात्रा होनी चाहिए, तब तो वो वृत्त पोषक तत्व। और यदि 1 मिलीग्राम से कम है तब है वो सूक्ष्म पोषक तत्व। तो सूक्ष्म पोषक तत्व 8 हैं, कौन कौन से, ये संकेत लिखे हमने, Fe, B, Mn, Cu, Zn, Mo, Cl, Ni। ये नाम सभी के आपको पता है, आप पढ़ते रहते हैं केमिस्ट्री में। फिर इधर देखें, ये जो 9 हैं वृत्त पोषक तत्व हैं, इन 9 को भी डिवाइड किया गया है, 3 टाइप हैं। अखनिज तत्व, जिनमें 3 तत्व आते हैं, संरचनात्मक तत्व भी हैं ये, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। ये कौन से तत्व हैं, अखनिज तत्व हैं। तो 3 तो ये हो गए, 3 हैं वो प्राथमिक वृत्त पोषक तत्व कहलाते हैं, NPK। NPK बहुत ही महत्वपूर्ण है, NPK संकेत ध्यान में रखना है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये कौन सा है, क्रांतिक तत्व, प्राथमिक वृत्त पोषक हैं, इनको दूसरे नाम से भी जानते हैं, कौन सा नाम है, क्रांतिक तत्व। और वृत्त पोषक तत्व का तीसरा भाग द्वितीयक वृत्त पोषक, देखिए एक तो कौन से, प्राथमिक वृत्त पोषक, एक है द्वितीयक वृत्त पोषक और एक है अखनिज तत्व। तो द्वितीयक वृत्त पोषक की हम बात कर रहे हैं, ये भी 3 तत्व हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। तो इस प्रकार से हम देखें 3 + 3 + 3, ये जो 9 तत्व हैं वो 9 तत्व हैं ये वाले वृत्त पोषक तत्व। अब कुछ छोटी मोटी अलग डेफिनेशन भी हैं जिनको हम यहाँ पर बताते हैं। देखिए लाभदायक या कार्यात्मक तत्व बताइए, लाभदायक या कार्यात्मक तत्व वो हैं NaSiCO और Sc। दूसरा संरचनात्मक तत्व, जो संरचना पादप की उसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं, CHON, ठीक है। तीसरा है ऊर्जा संबंधी तत्व, तो इसमें 2 तत्व लेंगे, फास्फोरस है वो ATP के रूप में उपयोग होता है, और मैग्नीशियम है वो हम आगे पढ़ेंगे, पर्णहरित है, उसमें मुख्य तत्व होता है मैग्नीशियम। एक ग्रुप बनाया कौन सा, एंजाइम सक्रियक, एंजाइमों को क्रियाशील बनाते हैं, वो कौन कौन से, Mn, Mg, Zn, Fe। एक ग्रुप लिया प्रासरणिक कार्यों से संबंधित, प्रासरणिक कार्यों में जो काम में आने वाले तत्व हैं वो 2 तत्व बताएंगे, K और Cl।
तो इस प्रकार से ये हमने पूरा देखा इस वीडियो में। तो एक बार पुनः हम फटाफट इसका रिवीजन कर लेते हैं जितना इस वीडियो में हमने पढ़ा है। 8वां चैप्टर शुरू किया था हमने पोषण, जिन पदार्थों को बाहर से हम ग्रहण करते हैं। परपोषी जो कार्बनिक अकार्बनिक दोनों के लिए दूसरों पर निर्भर है। स्वपोषी जो कार्बनिक पदार्थों का निर्माण तो कर लेते हैं परंतु अकार्बनिक पदार्थों बाहरी स्रोतों से प्राप्त करते हैं। ठीक है। फिर खनिज पोषक की आवश्यकता के अध्ययन कैसे करेंगे, 3 विधियाँ, पादप भस्म का विश्लेषण और बालू संवर्धन प्रयोग, उसके बाद में तीसरी जो विधि है जल संवर्धन प्रयोग। फिर लिया हमने अनिवार्य तत्व 60 है, उनमें से 17 अनिवार्य या आवश्यक तत्व है। फिर आवश्यक तत्व क्यों है उसके ये रीजन बताया हमने। फिर वो 17 तत्व हैं 9+8 वृहत और सूक्ष्म, उनकी परिभाषा बताई और उनके ग्रुप बताए। ये कुछ अन्य ग्रुप ले लिया हमने कि भाई इस ग्रुप के आधार पर भी इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।